बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाहू अकबर। मैं हूं आपके साथ रमशा कंवल। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये वो दो फ़िक्रे हैं कि जो इस कौम के अंदर एक नई रूह फूंक देते हैं। जज्बा जो है हमारे अंदर जो मौजूद है वो इसी दो फ़िक्रों की बुनियाद पर, और जैसे कि हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान बनाया गया और इस बुनियाद पर बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसी की बुनियाद पर इस वतन की बुनियाद रखी गई और इस खाक में, इस मिट्टी में, हमारे खून में, हमारे लहू में ये बुनियादें मौजूद हैं। तो यही वजह है कि जब हमें दुश्मन आजमाने की कोशिश करता है या हमें आजमाता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। तो आज 27 फरवरी का दिन है, और अगर 27 फरवरी के दिन की बात की जाए तो वो दिन है कि जब एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क भारत की जानिब से पाकिस्तान को कि जनाब स्ट्राइक्स किए गए हैं, एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। और जिस तरह से तैयारे दाखिल हुए, उनको भगाया गया, उनको मार गिराया गया, वो सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद थी और वो हमने कर दिखाया। उसकी वजह यही थी कि जब हम कौमों की बात करते हैं ना तो कौमें उसी बुनियाद पर बनती हैं कि जब आप बहादुर हों, आप शुजाअत रखते हों और फिर कुछ करने का हौसला रखते हों, वतन पर मर मिट जाने की ताकत रखते हों। अब आज का दिन यानी जो 27 फरवरी की हम बात करते हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र का दिन है। इसे जोश व जज्बे से मनाया जाएगा, इस बात का ऐलान किया गया। क्यों? उसकी वजह यही है कि जब पाकिस्तान ने दुश्मन को ज़िल्लत आमेज़ सबक सिखाया, उसका गुरूर खाक में मिलाया कि जनाब हम करके दिखाते हैं, हम कहते नहीं हैं, और अगर हम कहते भी हैं तो फिर बच के रहो। और फिर ऐसी जो दिन है वो पूरी कौमें फ़ख्र से मनाया करती हैं। जो ये हमारा सरमाया है, असासा हैं ये लोग, जिनकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें सुकून में रहती हैं। आज के दिन हम एक शो कर रहे थे पिछले साल की, अगर आपको बात बचाएं तो हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ मौजूद थी जहाँ जो आज भी हमारे साथ इस साइड पर मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तभी जो है ना वो ये ख़बरें आना शुरू हुई और सुबह सवेरे पाकिस्तान में ही ये ख़बरें आप तक ब्रेक की गई थी। तो जो फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ भी आपसे कराते चलते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दो शौदा की जो है ना वो पेरेंट्स हैं, और अगर उनकी बात की जाए तो जब हम खुसूसी तौर पर ये सेगमेंट कर रहे थे और बातचीत हो रही थी तो ये ख़बरें आ रही थी, तो यकीन करें कि वो जो जोश और जज्बा है, वो फीलिंग है, वो बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो हमारे साथ सैयद यासिर अब्बास साहब के जो है ना वो वालिद मौजूद हैं। सितारे बसालत जो है उनको दिया गया, लेफ्टिनेंट थे पाक नेवी में। तो आपको वेलकम करेंगे कर्नल जाफ़र साहब। आप ठीक हैं? कैसे हैं? मैं आपसे जानूँगी ज़रूर कि उस दिन और आज जो है ना वो क्या फीलिंग है और क्या क्या आपके तासुरात और जज्बा बात है। साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं वालदा कर्नल शराज अली खान, शहीद हैं, और जो है वो मौजूद हैं हमारे साथ, और उस दिन भी मौजूद थी। तो उस एक साल के अंदर वो क्या चेंजेस आए और फिर आज होने वाले वाक़े पर क्या तासुरात हैं, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन भी आप यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि रिपीटेशन है जनाब। बिल्कुल आज हम उस दिन को रिकॉल भी कर रहे हैं। और फिर ये जो सारी चीज़ें हुई पाकिस्तान में, जिस तरह से जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा किया गया, क्या जज्बात होते हैं आपके ऐसे वक्त? जज्बात तो ये है कि आज ही के दिन इसी चैनल पर मैं इसी वक्त आपके साथ बैठी हुई थी जब खबरें आई कि इंडियन जहाज़ गिराए गए हैं। तो जो जोश जज्बा मैंने इस चैनल पे उस वक्त अंदर मैं बैठी थी ना, बाहर तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो जो जज्बा मैंने देखा था कि सब बच्चे, ये लोग इतना खुशी से चीख रहे थे इंडिया के हमने जहाज़ गिरा दिए हैं। तो मुझे उस वक्त भी यही फीलिंग आई थी कि आज मेरे बच्चे की फिर जीत हुई है। वाह, ये जीत मेरे बच्चे की है, और जो हमने इस वतन पे कुर्बान किए हैं ये उनकी जीत है। ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरा बच्चा भी इस वक्त खुश है। क्या बात है। और बिल्कुल भाई, जो लोग कुर्बानियाँ देते हैं उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाती। इस खून का, इस मिट्टी का असासा है ये सारे हमारे जो शहदा हैं। जाफ़र साहब, जब हम बात करते हैं ना कि वो जोश, वो जज्बा वो आता है, आप भी यहाँ पर मौजूद थे, कैसा फील कर रहे थे उस वक्त जब ये खबर आई और हमने यहाँ पर ब्रेक की? तो आपके क्या तासुरात और जज्बात थे उस वक्त? मेरी
बुज़ुर्ग बैठी हैं, ये भी हम साथ ही थे उस दिन भी। जी। वो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उस लम्हे से पहले जब हम यहाँ मौजूद थे तो कुछ थोड़ी सी फीलिंग थी कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो जब मैं आ रहा था यहाँ पे और शाम में या एक दिन पहले लोगों से बातचीत हो रही थी तो यही कहते कि क्यों नहीं किया अभी तक, कुछ हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं है। मतलब एक लोगों में एक बड़ा एक बेचैनी सी थी, मायूसी नहीं थी, बेचैनी थी। तो जब हम यहाँ बैठे हुए, जब हमें इसी जगह पर वो इतला मिली तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मतलब पाकिस्तान ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसमें कि हम बहुत आगे निकल गए सडनली। और इसी स्टूडियो में जो सारे लोग थे, ये जितना स्टाफ मौजूद है, ऐसा लगता है जैसे कोई ईद का समा है। सही है। और जैसे कोई पटाखे चल रहे हैं और कोई जश्न मनाया जा रहा है, वो वाला समा था। और वही जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में मैं वही सोच रहा था कि लग रहा है कि फिर आज उसी तरह एक ईद का दिन है। हाँ। और ईद की तरह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या बात है। तो जैसे कि कह रहे हैं ना कि अभी जाफर साहब भी के लग रहा था, और वाकई वो जो जज्बा, यहाँ सारे काम हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो दिल था ना वो बड़ा खुश था, क्योंकि वो जो एहसासात थे, वो जो जज्बात थे, वो बिल्ट इन है। क्योंकि ये मुल्क बनाया गया, कुर्बानियों से बनाया गया। हमने इसमें अपने लहू से जो है ना, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा और अजदाद ने अपना लहू दे के इस वतन को बनाया है, इस कौम को बनाया है। तो वो चीज़ें हमारे अंदर आज भी मौजूद हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, ये हम सबका पाकिस्तान है, बहुत ही थोड़ा पाकिस्तान है। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप, जब पाकिस्तान के लिए जज्बात की बात होती है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की बात होती है? हाँ, सब तो पहला तो थोड़ा धन्यवाद, यानी आपका थैंक्स। तो बात यह है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, हाँ वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख तो हम हैं ही, तो वो सारे हमारे भाई हैं। और मैं ये बड़े दावे के साथ स्पेशली हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ जी कि हम अपने पाकिस्तान में बहुत खुश हैं। स्पेशल थैंक्स पाक आर्मी का और इमरान खान साहब का, जिन्होंने हमारा करतारपुर वाला गुरुद्वारा कॉरिडोर बनाया है। बिल्कुल राइट। और सिख कौम ये थानू मैसेज देना चाहती हाँ कि जेड़े साडे मुसलमान वीरां दे उत्ते तुसीं जुल्म करन डे हो, साडे अल्लाह ताला दे घर मसीतां नूं ढाउण डे हो, ये मुड़ जो नहीं तो सिख कौम जिवें अज दे दौर दे विच सिखां ने अपने घरां दे बूहे खोल दिते दिल्ली दे विच, और सारे मुसलमान परिवारों को अपने घरों के रख लिया। गुरुद्वारा साहब खोल दिते ने, 5-5 हज़ार बंदे गुरुद्वारे के खोल के, तो उन्होंने मसीतां दे जिद्दां मसीतां च आपां नमाज़ पढ़ते हाँ, उसी तरह गुरुद्वारे में उनके लिए सफ बिछाई और उनको टोपियाँ दी और वज़ू करा के बाकायदा नमाज उनसे पढ़वाई। वाह वाह। और हम कितना अच्छा ये स्पेशल बताना चाह रहे हैं कि आप मत समझे कि हमारे मुसलमान बहन भाई जो हिंदुस्तान में है वो अकेले हैं, बल्कि पूरी सिख कौम उनके साथ है। और इंशाल्लाह आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए। हम पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती कौम है और अपने दीन, अपने मुल्क के लिए जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो जो करंट सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो जस्सी ने बात कर दी है। और साथ साथ जब हम इस दिन की बात करते हैं, जो हालात और वाक़यात की बात करते हैं, हम तो इसे एज अ चैलेंज लेते हैं कि ये दिन हमारे जो है ना वो तारीख़ में आया तो हमने कर दिखाया और हम आगे भी करेंगे। ये मैसेज आपके लिए काफ़ी था, आप जो है ना पाँव तले आपके ज़मीन निकल गई। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड, उनसे बात करते हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, आज जब 27 फरवरी की बात करते हैं, वो अजीम दिन जब पाक फ़िज़ाइया ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी और उन्हें सबक सिखाया, बता दिया कि आज हम जो कौम है वो कौन है, पाकिस्तानी कौम। तो आपके क्या जज्बात हैं और क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा दिन है जो 1965 की जंग के बाद हमारा एक छोटा सा टकराव हमारे दुश्मन से हुआ, और ये वो दुश्मन है जो अरसे से हमें अजीब अजीब किस्म की धमकियां दे रहा था। कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी, कभी पाकिस्तान को तनहा करने की बात हो रही थी। तो एक ही दिन में हमने उसके सारे इस तरह के जो
जो इस तरह की धमकियां थी उनका जवाब दे दिया। हमने देखा कि भारत ने जो हरकत की, जो कि पुलवामा इंसिडेंट के बाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि हमेशा वो इस तरह की हरकत करते हैं अपने लोगों की तवज्जो असल मामलात से हटाने के लिए, यानी कश्मीर से उनकी लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मना भी किया था कि अगर कोई इस तरह की हरकत आप करेंगे तो उसका बड़ा मौजूद जवाब दिया जाएगा। इसको शायद उस तरह वो समझ नहीं पाए, हमें फिर मौजूद जवाब देना पड़ा, यानी बालाकोट उनका आना और इस नाम पर कि जी वहाँ दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, हमने उनको तबाह कर दिया और न जाने शाम तक 600 और फिर 1000 दहशत गर्द ये खबर चली कि हमने मार दिए, जो कि सब का सब झूठ निकला। वहाँ मारा क्या, एक कौवा और एक दरख्त था जो हमने दिखाया और दुनिया को दिखाया। और उसके बाद सारी दुनिया ने ये देखा कि किस तरह पाकिस्तान की फ़ज़ा में दाखिल होने वाले हिंदुस्तानी जहाज़, यानी एक Su-30 और एक MiG-21, जिसका पायलट भी बल्कि बाद में हमारे कब्ज़े में आया, ये हमने सबको दिखाया। ये हर चीज़ हकीकत थी और सच पर मबनी था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी वाक़या है और इस पर हमें फ़ख्र भी करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि वो दुश्मन जो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या हरबे इस्तेमाल करने का सोचा हुआ था और एक ही दिन के बाद उसको न सिर्फ ये कि दुनिया के सामने अपनी हरकतें थी उनका जवाब देना पड़ा, बल्कि मैं समझता हूँ उसकी जग हंसाई हुई। एक ऐसी फ़ौज जो कि हमसे कई गुना बड़ी है, जिसका दफाई बजट ही हमसे 8 गुना ज़्यादा है, हमने एक ही दिन में एयर पावर के ज़रिए। तो शायद मैं यही जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं ना कि ऐसी फ़ौज जो हमसे बड़ी है, हमारी फ़ौज में ऐसी क्या ताकत है, ऐसी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं पाक फ़ज़ाइया की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो वो दूसरी अफ़वाज से इसको मुमताज़ करती हैं? क्या वो जज्बात हैं, एहसासात हैं, क्या चीज़ आप उसको रेट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा ईमान जी और हमारा वो जज्बा कि हम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह की राह में करते हैं और हमें मौत का कोई डर नहीं है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं। अल्लाह खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है, उनका रिज़्क भी हम मुहैया करते हैं। तो जब इतना बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से हमें खुशखबरी है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में जंगों में मारे जाते हैं वो शहीद हैं, और शहादत का रुतबा हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा रुतबा है। लिहाजा ये हमारे दिल से इस खौफ का ख़त्म होना कि हमें अपनी जान देते हुए हमें कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा है, सबसे बड़ी ये बात है। इसके बाद ये है कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह हुई कि जिसके तहत हमें बताया गया कि दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा है और उसको हम ट्रेनिंग के ज़रिए ही उस पर काबू पा सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग भी इसी अंदाज से होती है कि जी बड़े दुश्मन का मुकाबला हमने कैसे करना है। तो ये वो चीज़ है जो दुनिया की बाकी मुल्कों की जो एयर पावर्स हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसी के तहत हमने 1965 में भी बहुत फतह हासिल की, और ये जो बालाकोट और ये जो 27 फरवरी वाला वाक़या है जिसमें दुश्मन को बुरी तरह नाकामी हुई, इसमें भी हमने फतह हासिल की। ये अल्लाह की मदद से और हमारे उस ईमान के जज्बे के तहत हुआ जिसमें हमें यकीन है कि लड़ना जो है ये सिर्फ इट इज़ नॉट दी मशीन, इट इज़ दी मैन बिहाइंड दी मशीन दैट मैटर्स। बिल्कुल तो ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। माजी, जब बात होती है ना कि वो जज्बात पैदा है हमारे अंदर, वो एहसासात है, वो ईमान की ताकत है, कैसे पैदा कर देते हैं बच्चों में आप लोग? देखें, ये तो हमारे मज़हब की भी एक बुनियादी तालीम है, बेशक है, कि अल्लाह की, और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हमारे साथ अल्लाह का डायरेक्ट वादा है। ये शहादत हर किसी को नहीं मिलती, इसकी ख्वाहिश तो नबियों पैगम्बरों ने भी की है, लेकिन किसी को अल्लाह ताला ने ये दी है। सही बात। तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं, एक तो फ़ौजी घर में पलते बढ़ते हैं, तो उनकी तो बचपन से ही तरबियत ऐसी होती है, और वो अपने बाप को देखते हैं कि मेरा बाप क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, तो उनके शुरू में ही उनके दिलो दिमाग में ये बात होती है। सही। कि फिर जब ये रुतबा मिल जाता है जिस फैमिली को, उसकी तो क्या ही बात है। माशाल्लाह। अब मैं जब बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप
शिराज की माँ नहीं है, आप कौम की माँ हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। वाह, बिल्कुल ऐसा। और वाकई मैं तो आपको क्या ही माँ जी रही हूँ, क्योंकि ये देखे ना, ये वो माएँ हैं जो कि ऐसे सपूतों को सींचती हैं, उनको परवान चढ़ाती हैं और फिर जो अपने बच्चों को जो है ना वो वतन पर कुर्बान करती हैं, लेकिन अभी भी इसी स्माइलिंग फेस के साथ जो है ना वो गुफ्तगू कर रही हैं कि कोई बात नहीं है, बच्चे तो शहीद हुए हैं और इस वतन के लिए हुए हैं। यही जज्बा है जो हमें दूसरी कौमों से मुमताज़ करता है और हम मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएंगे और भी कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आप भी कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ कुछ पायलट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमार अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ एरोनॉटिकल इंजीनियर स्क्वाड्रन लीडर उमर अरशद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यकीनी तौर पर पाक फ़ज़ाइया की बात होती है, हौसलों की बात होती है, जज्बात की बात होती है। ये कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे कभी वो भी कह रहे थे ना कि नुमान और हसन जिस तरह से बात कर रहे थे कि जनाब वो जज्बात बहुत पीछे रह जाते हैं, वो सारे एहसासात बहुत पीछे रह जाते हैं जब ये होता है कि दुश्मन सामने मौजूद है और बस अब फाइट है, यू हैव टू बैंग ऑन। तो ये हौसला, ये जज्बा, ये क्या फीलिंग्स क्या होती हैं उस वक्त उमर? देखिए जी, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारी तारीख बहुत सारी फतुहात से भरी पड़ी है। 1965 वॉर, 1971 वॉर और मोस्ट रिसेंटली 1 साल पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जिसकी आज एनिवर्सरी है। तो उसमें हमने जो जज्बात, जो हौसला हमारी पाक फ़िज़ाइया ने दिखाया, उसका नेमो बदल और उसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसकी वजह से जो दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी, वो रहती दुनिया तक उसका सामना करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारे हौसले और हमारे जज्बात पहले भी बुलंद थे और आज के दिन, पिछले साल भी और इस साल भी, वो और बुलंद से बुलंदतर होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हौसलों की बात है। JF-17 थंडर उड़ाते हुए महसूस कैसा होता है? बड़ा हौसला और जिगरा चाहिए। भी हम भी यही ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि आसान काम नहीं हो, तो हम तो एक झूला ले लें और उसमें उल्टा जो अगर आपका सर हो जाए तो आप सोचें कि वो कैसा प्रेशर आप फील करते हैं। ऐसा ही जैसे होता है। बिल्कुल मैं कभी बहनता ही नहीं जी। ये देखें, तो ये कैसे कर लेते हैं? क्या महसूस क्या होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? फ्लाइंग इन इटसेल्फ इज़ एडवेंचर और थ्रिल तो है, बट ये हम लोग इस तरह ट्रेंड होते हैं कि हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं आता जब हम एयर में जाते हैं, और जो फीलिंग्स हैं वो हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट यू कैन फील वंस यू आर सिटिंग इनसाइड द कॉकपिट ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट। बट हैविंग सेड दिस, इस चीज़ के साथ साथ हमारे ऊपर वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। जब हम एयर में जाते हैं, वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन आवर मिशन। जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो व्हाट वी आर टोल्ड टू डू, वी हैव टू डू दैट एंड परफॉर्म आवर 100%, और वी हैव टू डिलीवर इन एनी केस एट ऑल कॉस्ट। ऐसा ही है। इंस्पिरेशन क्या रही उमर? क्यों जो है ना वो पाक फ़ज़ाइया का इंतखाब किया, कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं? बचपन से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वालिदा साहिबा, मेरी दादी अम्मा, वो मुझे हमेशा से डिफेंस डे, 23 मार्च, 14 अगस्त के, जब भी इसमें ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि मीडिया का इसमें बहुत रोल है। उस वक्त भी जो प्रिंट मीडिया था, डिजिटल मीडिया था, तो उस पर जो शोज़ आना और हमने बचपन में जाके उस सब तकरीबों को देखना, तो उसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना मेरा एक पैशन बन गया। और उस पैशन को फुलफ़िल करने के लिए मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया। सही। और जहाँ तक बात है इंजीनियरिंग की, तो उस पैशन के साथ साथ इंजीनियरिंग एज अ जॉब मेरा एक शौक़ था, एक मेरी अपनी एक टेक्निकल एक्यूमेंट थी जिसको मैं बुरुए कार लाना चाहता था। तो उन दोनों, इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एरोनॉटिकल इंजीनियर मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। तो ये तो आपको जो ना वो दोनों चीज़ें हैं ना, वो एक ही जगह पर मिल गई हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं
अमार से भी पूछूंगी कि इंस्पिरेशन क्या थी, जर्नी क्या था, लेकिन मैं पहले माँ जी से भी पूछना चाहती हूँ। माँ जी, कहा ना कि वो दादी अम्मा वाला फैक्टर, वो माओ का दिखाना, अभी हम तकरीब भी जो देख रहे थे तो हम यहाँ पे बैठे हो कितना एक्साइटेड फील कर रहे थे, हमें कितना अच्छा लग रहा था, हम यहाँ पर क्लैप भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में कितना जो है वो इंस्पायर करती हैं माँ जी, और किस तरह से बच्चों को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं हम इन सारी चीज़ों के थ्रू। मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि वैसे तो सारा पाकिस्तानी बच्चा जो है जी वो बहादुर है हमारा, और लेकिन एक ख़ास तौर पे फ़ौजी घराने में जो बच्चे होते हैं ना, वो जब अपने वालिद को देखते हैं और घर में बातें भी वही हो रही होती हैं, तो शुरू से ही उनके माइंड में होता है कि हम भी अपने वालिद को फॉलो करें। तो फिर जब वो उसी माहौल में जवान होते हैं तो उनके जज्बे भी वही होते हैं। और भारत चूँकि हमारा अज़ली दुश्मन है, हमने तो बहुत उनकी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए हैं, लेकिन वो मक्कार कौम है, वो हमारी मोहब्बत को नहीं समझती। तो फिर जब बदला लेने का वक्त आता है तो हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे। तो जाफर साहब, लेफ्टिनेंट यासिर का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि क्योंकि आप उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन होंगे। ये उमर ने जो अभी बात बताई और मुझे बता रही थी, आर्मी बैकग्राउंड और एरोनॉटिकल इंजीनियर। माय सन यासिर वाज आल्सो एरोनॉटिकल इंजीनियर, नेवी की तरफ से ही डिड रिसालपुर जो इनकी एकेडमी है। तो ब्रेक में इनसे मैं पहले बात कर रहा था, तो ये इंस्पिरेशन जो है ना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एक्चुअली, मोटिवेशन। और ये मतलब हम, फिर हमारे बच्चे, फिर अगले बच्चे, फिर अगली नस्लें, और ये एक कंटिन्यूस इसलिए है कि मतलब हम एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, हमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आने वाले बच्चों के लिए भी हमने अपने हीरोज़ और अपनी जो एक नज़रियाती हमारी सरहदें हैं उसकी हिफाजत के लिए अगले बच्चों को भी हमने ट्रेन करना है। बिल्कुल ऐसे। और आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत बहुत मैच्योर्ड और टाइम टेस्टेड है। ऐसे ही है हर जगह, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़रा उसके ऊपर जोर ज़्यादा दिया जाता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी जोर दिया जाता है। तो अमार, आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही? कैसे आपने जो है ना वो सोचा कि बस मैंने तो एयरफोर्स में ही जाना है? बचपन से ही इट्स वेरी ऑब्वियस फ्लाइंग का शौक़ था मुझे, एंड हम भी ऐसे ही पले बड़े हैं जिस तरह नॉर्मल घरानों में लोग पले बड़े होते हैं। 6 सितंबर पे शो लगता था, निशान हैदर, राशिद मिन्हास, एंड मीडिया प्लेड इट्स रोल। और मेरे फादर खुद नेवी से हैं, सो उनको देख के फिर आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक़ हुआ, एंड देन फ्लाइंग। एंड अल्लाह ताला और माँ बाप की दुआएं थी जिसकी वजह से मैं आई एम हियर राइट नाउ। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो हमें पता है कि हमारी जो है ना वो कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और हमने दिखा भी दिया। आज इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें नहीं कर रहे, जी जनाब, हमने करके दिखाया है। आपने कबूतर, कौवे और जो है ना वो वहाँ पे मारे, तो वो आपने तस्वीरें दिखाई, हमने आपके स्ट्राइक्स करके आपको दिखाया। तो दुनिया मानती है और जानती है इस बात को कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ अ वेरी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके पीछे वजह क्या है? हम लोगों की जो ट्रेनिंग है, आई वुड से इतनी हार्डकोर और स्ट्रीमलाइन, और जो स्टैंडर्ड्स हमारे सेट हुए हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स ने सेट किए हैं, उस पर वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एट एनी कॉस्ट। और अगर आप उन पे स्टैंडर्ड से पूरा नहीं उतरते तो यू आर डीम अनफिट फॉर द जॉब। तो मेरे ख्याल से, और जो हम लोगों का जो स्किल लेवल है, जो हम लोगों की ट्रेनिंग, हम फॉरेन एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो यू कैन कंपेयर अस विद एनी ऑफ द वेस्टर्न एयर फोर्सेज, जो मॉडर्न एयर फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड वी आर सेकंड टू नन, एंड वी आर ऑलवेज रेडी। और अगर कभी भी इस मुल्क को कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह वी विल डिलीवर। कभी सोचा उमर कि ये एयरफोर्स अगर ज्वाइन ना करता तो आप क्या जो है ना करते, और फिर कभी पछतावा हुआ कि यार नहीं, ये बड़ा टफ टास्क है, ये बस मैंने क्यों किया? कभी ऐसी सोच आई हो किसी लम्हे में? एक लम्हे के लिए भी कभी ये सोच नहीं आई। ऐसे ही। और जहाँ तक आपका सवाल का पहला हिस्सा है कि अगर एयरफोर्स ना होता तो क्या होता, तो उसके बारे में भी बस ये कहूँगा कि इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं सोचा। सिर्फ एयरफोर्स, इसी ड्रीम के बारे में सोचा और इसी को परस्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एयरफोर्स में बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब फाइट होती है या कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि मुश्किल वक्त हो, मुश्किल लम्हे हो, उस वक्त कभी सोच आती है कि घर वाले, फैमिली, बच्चे, बाकी माँ बाप, ये कभी किसी लम्हे में? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिकॉज वंस वी गो इन दी एयर, हम जितनी भी अपनी ये जो साइड थॉट्स होती हैं, ये हम ग्राउंड पे छोड़ के जाते हैं, एंड वी आर टोटली फोकस्ड ऑन आवर मिशन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, हमने उसको अचीव करना होता है, और वी हैव टू डिलीवर एट ऑल कॉस्ट। और हम लोग टोटली फोकस होते हैं कि जो हम लोगों ने जाना है, ऑब्जेक्टिव और टारगेट अचीव करना है, वी हैव टू ऑब्टेन दैट।
आपकी क्या फीलिंग? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह के सर ने पहले कहा कि हमारे हौसले बुलंद होते हैं और हम फोकस्ड होते हैं जॉब पे, तो हमारी फैमिलीज़ भी जिस तरह हमें ट्रेन किया गया है, तो हमारी फैमिलीज़ को भी उसी हौसला अफजाई, उसी बहादुरी की आदत पड़ चुकी होती है। जैसे कि हमारे साथ जो शुहदा की फैमिली मौजूद हैं, बिल्कुल। अभी वो हमारे साथ इस हौसले के साथ, इस शेरदिली के साथ बैठी हुई, तो उनकी भी वही ट्रेनिंग है या उनकी भी वही एहसासात हैं जो हमारे अपने होते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, टेक्नीशियंस और ये सारी चीज़ों का कितना अहम किरदार होता है और इनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पायलट्स तो बिल्कुल सामने फ्रंट फुट पर होते हैं, लेकिन बाकी जो पीछे चीज़ें होती हैं वो किस तरह से हो रही थी और इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह के जहाज़ ने अपने मिशन को अचीव करना है, तो हमारा मिशन ये है कि उस जहाज़ को इस मिशन के लिए प्रिपेयर करना। सही। उस जितना ही उस जहाज़ ने उस मिशन को अचीव करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट उस एयरक्राफ्ट को उस मिशन के लिए तैयार करना, उस पे जो हथियार लगाना, उसको फ्लाई वर्दी करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है। और एज इंजीनियर, एज टेक्नीशियंस, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और ये हमारी ड्यूटी है, जिसको हम हर रोज़ हम वक्त साल के 365 दिन निभाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या बताएंगे कि जब क्राफ्ट में बैठते हैं तो सबसे पहले किन चीज़ों को जो है ना वो आप देखते हैं, उन पर आपका फोकस होता है कि हाँ मुझे ये मेरा पहला स्टेप ये होता है? जनरली जब भी हम किसी मिशन पे जाते हैं तो हम एक प्री फ्लाइट एक राउंड करते हैं, ठीक है। जिसमें हम जहाज़ की ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, उसके ऊपर मेंटेनेंस का जो काम है, जो हमारे इंजीनियर्स और जो हमारे मेंटेनेंस स्टाफ है उन्होंने किया हुआ है, और हम इस ट्रस्ट के साथ लेके जाते हैं कि वट एवर द एयरक्राफ्ट विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग द कॉन्फ़िगरेशन, मिशन के लिहाज से उन्होंने वो प्रिपेयर किया होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ इस पर 100% इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं होता। तो इन पर ट्रस्ट करके हम उसको हवा में लेके जाते हैं, एंड दे आर द बैकबोन। अगर ये लोग ना काम करें, ये लोग ना हो, तो वी वोंट बी एबल टू टेक द एयरक्राफ्ट इन द एयर। बिल्कुल ऐसे ही। आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो जब ये खबर आई तो हमारे साथ ये लोग उस दिन भी मौजूद थे और हम एक शो कर रहे थे, और यहीं इसी सेट के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई थी कि जनाब जंगी जहाज़ों को मार गिराया है और एयरफोर्स ने इस तरीके से कारनामा सर अंजाम दिया है। जब आप लोगों तक ये खबर पहुँची तो उस वक्त फ़र्स्ट रिएक्शन उमर क्या था? इस सवाल का जवाब में मैं इकबाल का एक शेर है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना कीश्वर कशाई। ऐसा ही, ऐसा ही। आपकी क्या फीलिंग थी? Being a fighter pilot, it was I was feeling at the top of the world, क्योंकि सर हसन एंड विंग कमांडर नुमान वो हमारे कॉमरेड्स हैं, और जब उन्होंने परफॉर्म किया, ये कारनामा सर अंजाम दिया, तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छी फीलिंग थी, दैट कांट बी एक्सप्लेन इन टू द वर्ड्स, और हमारा मोटिवेशन लेवल, हमारा जो मोराल है वो और भी ज़्यादा हाई और ऊंचा हो गया। अच्छा, मोटिवेशन लेवल और मोराल ये कैसे बुलंद होता है और इसके लिए क्या ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैं ज़रा इस पर भी बात करूँगी, लेकिन जस्सी से भी तो जानूँ कि जो ना उनका रिस्पांस कैसा था। जैसे अभी बता रहे थे ना सर हमारे के यहाँ पर तो जश्न का सा समा था, हमारे कैमरामैन, हमारे दीगर स्टाफ जो सारे एंजॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और काम भी अपनी जगह साथ साथ कर रहे थे। तो आपने उस वक्त जो है ना वो सबसे पहले रिएक्शन क्या दिया? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जट लोग जो होते हैं ना, जी जी, तो बड़े खुले डुले होते हैं। सब तो पहले तो पाए आप भंगड़े ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ नारे ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, और उसके बाद मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, तो फ़ौरन मेरे माइंड में आया कि यार इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और उसके बाद सेम लाइक जैसे आमद होती है हम सिंगर को, तो फिर मैंने उसके लिए एक चीज़ को किया, ਧੂੜਾ ਪੱਟ ਦੇਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿੱਲੀ ਨੱਪ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਸਖਤ ਫੁਲਾਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ, ਸਖਤ ਫੁਲਾਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ, कर्नल, जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर ते कप्तान। ये मोटिवेशन लेवल जो है
ये किस तरह से जो है ना वो आपका हमेशा इतना लेवल हाई उसका रहता है? क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, किस तरह से ट्रेन किया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, क्या होता है? बेसिकली ये एक इंट्रिंसिक फीलिंग है, ठीक है, और जो कि आपको अंदर से आती है। एंड क्योंकि हमारा जो इस्लाम है, मज़हब भी हमें यही सिखाता है, वट एवर द जॉब विच वी आर डूइंग वी हैव टू पुट इन 100%। और दूसरा हमारा ट्रेनिंग जो है वो एनवायरनमेंट वो ऐसा होता है कि हमें जो हमारा मोराल और जो हमारी इनर मोटिवेशन है वो हमेशा हाई रहे, बिकॉज वंस यू गो डाउन इन मोटिवेशन और मोराल अगर आपका डाउन हो जाए तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट विच वी गो थ्रू। सो ट्रेनिंग एंड इनर फीलिंग बोथ हैव टू प्ले इक्वल रोल। और फैमिली की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट ऑफ कोर्स होती है, बिकॉज विदाउट देम यू कांट डू एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे। तो उमर, जब हम बात करते हैं कि हौसलों की, फैमिली की, ये सारी चीज़ें यकीनी तौर पर आपको जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। जो लोग अभी आना चाहते हैं, जो लोग इंस्पायर होते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? वो किस तरह से जो है ना वो आ सकते हैं और क्या जो है ना वो फीलिंग लेकर आनी चाहिए तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं फोर्स में, वरना फिर गुजारा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लाइफ है बहुत। बिल्कुल ऐसे। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने बताया और मैंने भी बताया कि अगर आपने एयरफोर्स या पाक आर्मी या नेवी वट एवर फोर्स यू वांट टू ज्वाइन, यू हैव टू हैव अ पैशन। अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है उस फोर्स को सर्व करने का, तो आपको फौज ज्वाइन करके वो आपको मुश्किल लगेगी। अगर आप में वो पैशन है तो आपको एक दिन भी उसकी ट्रेनिंग, उसकी जॉब, उसकी ड्यूटी एक दिन भी आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो वो पैशन होना चाहिए, और उसके बाद मेहनत। जितनी मेहनत, जो फ़ौज की इंडक्शन का प्रोसेस है उसके लिए आपको मेहनत दरकार है। अगर आपके पास पैशन है और आप मेहनत कर रहे हैं तो ही आप फ़ौज में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कुछ कहना चाहती हैं माजी आज के दिन के हवाले से, क्योंकि ख़ास तौर पर जब हम यहाँ पर बैठे होते हैं, इस सारी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, तो आप आज के दिन के हवाले से कुछ पैगाम दें पाकिस्तान के लिए? पैगाम तो बच्चे यही है कि बस अपने वतन के लिए सब कुछ करने को हम तैयार हैं। औलाद से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता ना। तो हम जब अपनी औलाद को आगे भेजते हैं तो उसी वक्त हमें पता होता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर जान देनी पड़ेगी तो बच्चों को यही कहते हैं कि पीछे नहीं हटना। तो वैसे एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे बच्चे उस वक्त FC में थे। तो जब वो ऑपरेशन पे जाने लगते थे ना, तो मुझे ज़रूर टेलीफोन करते थे कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। तो वो TV में एक दफ़ा उन्होंने मुझे दिखाया था, एक रॉक के ऊपर लिखा हुआ था जुदाई मोड़। सही। तो एक फ़ौजी उधर से अपनी माँ को यही टेलीफोन, जब वो मैं देखती हूँ तो मुझे वही आता है कि ये जुदाई मोड़ था। जब मेरे बच्चे ने मुझे टेलीफोन किया था कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे मेरे लिए दुआ करना। ऐसा ही है। तो वहाँ से फिर हमारी जुदाई हो गई, मैं पीछे रह गई, मेरा बच्चा आगे चला गया। ऐसा ही है। लेकिन देखें ना कि कितना खूबसूरत है वो। ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज़ है माजी, वो ज़िंदा है और हम सब जो है ना उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। और उनके वसीले से उन्होंने देखे ना कितनी जानों को जो बचा रही है, जिस तरह से कारनामा अंजाम दिया, वो सिर्फ जो है ना आप ही लोग समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कुर्बानी है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अम्मा जी की बात और इन्होंने बात की मोटिवेशन की, तो ट्रेनिंग मोटिवेशन, तो ये जो शहादत है ये इसका पीक है। ऐसा ही है। मतलब जो भी प्रोसेस है सारा, मैं कुछ शोधा के लिए और कुछ 2-3 शेर बताना चाहूँगा। लिखे तो मेरे दोस्तों ने यासिर के लिए, लेकिन मैं शिराज के लिए, कर्नल शिराज और बाकी शोधा को डेडिकेट करूँगा। सुनाइए। तौकीर वतन पेश नज़र होती है जिनके, रख कर जान हथेली पे वो लड़ते हैं अदू से। क्या बात है। अब्बास का नौकर हूँ, शुजात का धनी हूँ, यासिर ने ये पैगाम लिखा अपने लहू से। वाह। 2 शेर और हैं। जुल्मत शब से अक़ीदत ही नहीं थी उसको, गैर के ज़िक्र से रग़बत ही नहीं थी उसको, नस्ल काबिल से क़ुर्बत ही नहीं थी उसको, भागने वालों से निस्बत ही नहीं थी उसको, अपनी मंजिल पे डटा रहना ही मसरूरी थी, यासिर अब्बास के ये खून की मजबूरी थी। वाह वाह। ये हमारे तमाम पाकिस्तानी, जब आप खून की मजबूरी की बात करते हो, वेरी क्विकली, वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून ना हक, ये फैसला लोग ही करेंगे। वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे, सितमगरों के सितम के आगे
आगे न सर झुका है न झुक सकेगा, शुआरे सादिक पे हम है नाजा, जो कह रहे हैं वही करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम ये पैगाम देते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी से, एक ऐसी बच्ची से जिसने सिलाई मशीन बनाई है बसारत से महरूम अफराद के लिए। और ये वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बसारत से महरूम हैं, बग़ैर किसी मुश्किल से काम कर सकते हैं और अपने रोज़गार में भी इजाफा कर सकते हैं। अक्सा अजमल उनका नाम है जिन्होंने ये मशीन को तैयार किया है और इसके हवाले से उनको एक अवार्ड भी मिला है। तो इन तमाम चीज़ों से बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का फ़ख्र है जिस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से ये आइडिया आया और ये सारी चीज़ें वो जो है उसके लिए इंस्पिरेशन क्या थी उनके लिए, क्या किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया। अक्सा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्या जो है ना वो पढ़ा है और किस तरह से ये आइडिया आपको आया कि ये मशीन तैयार की जाए। मैं सबसे पहले थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि आपने बोला कि अवार्ड मिला है। अभी आई हैव बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 6 फाइनलिस्ट फॉर लेक्सस डिजाइन अवार्ड। जो उसका जो कंपटीशन होगा दैट विल बी इन अप्रैल। ओके, ठीक है। अबाउट माय एजुकेशन, आई एम एन इंडस्ट्रियल जी बिल्कुल। अच्छा, अबाउट माई एजुकेशन, आई एम एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर। इसमें मैं थोड़ा सा अपनी फील्ड के बारे में भी बताना चाहती हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो अबाउट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। सही। Industrial designing is basically the process of designing products that can be manufactured and mass produced. तो पाकिस्तान में बड़े लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो ये आइडिया कहाँ से आया इज़ ऑल रिलेटेड टू माई फील्ड। मेरी एक नेबर थी जो कि शी लॉस्ट हर साइट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। तो उसमें ये चीज़ हुई कि वो काफ़ी लैग बिहाइंड कर रही थी, शी कुडंट स्टडी, वो कुछ लाइफ में एक्सेल नहीं कर सकी। तो आई हैव सीन हर स्ट्रगलिंग ऑल माई लाइफ कि मतलब किस तरह मैं उनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके उनके लिए हेल्प कर सकूँ। Then I started doing my research कि किस तरह कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में हेल्प कर सके, and that's how I came up with this idea. तो अब ये जो मशीन आपने बनाई है इसका कोई नाम रखा है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कुछ इसके बारे में बताइएगा अक्सा। जी, इसका नाम मैंने परस्यूट रखा है और दैट कम्स फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड परसूट एंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उसका मतलब होता है टू अचीव समथिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू माई प्रोजेक्ट। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स यूज़ किए हैं, ऐसी चीज़ें, गाइडेंस यूज़ किया है कि जिससे वो आसानी से यूज़ कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इस पे कॉस्ट कितनी आई अक्सा? क्या ये बहुत महंगी होगी या जो है ना वो एक्सेसिबल है, इजी है लोगों के लिए? जी, इसके ऊपर जो कॉस्ट, अभी मैं इसकी प्रोडक्शन कर रही हूँ, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, लेकिन वंस इट्स मास प्रोड्यूस, जब ये अगर मार्केट में आ जाए तो एक नॉर्मल सोइंग मशीन से 1000 या 2000 ही ज़्यादा होगी जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो अभी इस पर मज़ीद भी यकीनी तौर पर काम हो रहा है और इसको मज़ीद भी आप जैसे कि कह रही हैं कि अभी चीज़ें हो रही हैं तो और मार्केट में आने का भी इंतज़ार होगा ताकि जो लोग हैं जो देख नहीं सकते वो भी अब सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बना सकेंगे और बहुत जगहों पर ये हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू सो मच अक्सा और वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जो फाइनलिस्ट में शामिल हुई आपको अवार्ड भी मिले और जो आपने इतनी मेहनत की है उसका सिला भी आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और
अब कुछ बात करेंगे जनाब, कुछ इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। हमने आज बात करनी है बालों के हवाले से कि ये जो मौसम तब्दील होता है तो काफ़ी ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। जब बालों में स्वेट आता है तो उसकी वजह से बाल किस हद तक मुतासर और ख़राब होते हैं। तो इन तमाम वजूहात पर बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फरीद अहमद खान साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी हैं, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करेंगे शो में सर। और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से डॉक्टर ईसा, और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगी डॉक्टर अर्मिला जावेद। वेलकम एवरीवन टू द शो। सबसे पहले हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब के बहुत ज़्यादा मसाइल, अब मौसम भी तब्दील होता है तो चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। बालों को किस तरह इफेक्ट करता है ये अभी जो मौसम तब्दील होता है? देखिए, बाल जिस तरह हमारी जल्द बहुत सेंसिटिव एक स्किन हमारा बॉडी का पार्ट है, उसी तरह बाल भी बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड दे आर एमिनेबल टू एवरी क्लाइमेट चेंज। और पर्टिकुलरली हम जो शैम्पूज़ और मुख्तलिफ तरह की बाज़ का कलरिंग डाइज़ या इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें बालों को काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। बीइंग कॉस्मेटिक सर्जन मैं आपको बताऊं कि जो ख़वातीन में पाकिस्तान में जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन वहाँ नोज़ जॉब की जाती है, और मर्दों में जो सबसे कॉमन ऑपरेशन है वो हेयर ट्रांसप्लांट है। अच्छा। तो हम जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो तो एक एक्सट्रीम फॉर्म है, लेकिन जनरली बालों की सेहत के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई इंजूरियस सब्सटेंस, जिस तरह डाइज हैं उनमें बाज़ का सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बालों के गिरने का बायस होते हैं। सही। इसी तरह जो कुछ स्किन की कंडीशंस हैं लाइक डैंड्रफ, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है बॉडी में तो वो बालों पे डायरेक्ट असर करता है। सही। और इसी तरह स्ट्रेस से बालों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर ईसा, जब हम बात करते हैं यकीनी तौर पर एक तो खुराक का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है बालों के ऊपर। सिर्फ हम अक्सर कह रहे होते हैं ना जनाब ऑयलिंग कर ली या हम चीज़ों को लगा रहे होते बालों के ऊपर, ये इंटरनली कितना इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं बालों का उसका ताल्लुक ही अंदर से, और मेरी रिसर्च के मुताबिक कम से कम 25 से 30 ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसमें एनेमिक होना, न्यूट्रिशन कमी का होना, थायराइड होना, साइकिल डिसऑर्डर होना, पीसीओ होना, सोराइसिस, एक्जिमा होना, एलोपेशिया, ये इस तरह की अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम है ये आपके बालों को ज़रूर नुकसान करती हैं। तो हमें पहले किसी भी पेशेंट को इंडिविजुअल देखकर ये पहले ज़रूर तहकीक करनी चाहिए कि उनको प्रॉब्लम अंदर क्या चल रही है, नहीं तो लोग तेल लगाते रहते हैं, उनके पैसे तेल में ही ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा मसला है नींद, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, पानी का इंटेक कम, यानी कि आप नींद भी अच्छी नहीं ले रहे हैं, पानी का आपका निज़ाम। फिर उसके अलावा एक और मेल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो डीएचटी, एक हार्मोन जो है वो ट्रिगर जब होता है तो ये आपने देखा होगा लोग जो फ्रंट से गंजे हो जाते हैं या बीच में एक चांद सा बन जाता है, तो ये हार्मोन की वजह से ज़्यादा होता है। और इन सब चीज़ों का इलाज है, ये सब काबिल इलाज है। नंबर 1 आप अपने बालों को साफ रखें। नंबर 2 सिर्फ तेल के ऊपर डिपेंड ना करें, पहले इसको तहकीक करवा लें कि आपको प्रॉब्लम क्या है, या अपने किसी भी डॉक्टर को आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ज़रूर करें, फिर उसके बाद इलाज करें। फिर आपको तेल भी फ़ायदा करेगा जब आप इंटरनल चीज़ों को सही करने लग जाएंगी। दूसरा, प्रोटीन जो है वो आजकल हम लोग जो खाते हैं और हम समझते हैं कि ज़्यादातर गोश्त में पाई जाती है और ज़्यादातर इन चीज़ों में, सच्ची बात बताऊं कि अगर सोयाबीन के बारे में किसी को पता चल जाए तो एक तरफ रखें आप 5 किलो बगैर हड्डी के गोश्त, और आप रखें 6 दर्जन अंडे और 40 किलो दूध, ये 1 किलो सोयाबीन का मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि 250 रुपए किलो मिलता है। हमें अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए, हमें अपनी बच्चियों को खिलाना चाहिए। सोयाबीन मार्केट में आराम से मिल जाता है, आप उसको किसी भी अंदाज से ले सकते हैं। यकीनी तौर पर डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डॉक्टर ईसा भी जो बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, हमें जो सबसे ज़्यादा भी इश्यूज आते हैं, एक तो गंजेपन का आता है और फिर साथ साथ ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या ट्रीटमेंट्स इस तरह के शैम्पूज वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, या कोई और रीजंस है? थैंक यू वेरी मच। अभी जिस तरह से दोनों पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि बालों के गिरने की जो वजूहात हैं या बालों के जो डैमेज होने की वजूहात हैं वो कोई एक खास वजह नहीं है, उसके अंदर जेनेटिक बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, डाइटरी डेफिशिएंसीज बहुत सी इंपॉर्टेंट, जैसा डॉक्टर ईसा ने भी बताया। इसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत से होते हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। कुछ तो ऐसे रीजंस हैं बालों का ग्रे होने का जो कि एक्चुअली एक बीमारी होती है, उसमें ही बाल ग्रे हो जाता है या अपना कलर खो देता है बहुत यंग एज
एज के अंदर। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेफिशिएंसीज हों या कोई केमिकल्स आपने ऐसे यूज़ किए हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स ऐसे करवाए हैं बालों के, जो कि आजकल बहुत कॉमनली होता है, जिसकी वजह से बाल बहुत जल्दी अपना कलर लूज कर देता है। मतलब आप बाल को बहुत जल्दी एज करा देते हैं, आप बाल के अंदर जो मेलानिन बनने का जो अमल है उसको आप बहुत जल्द तेजी से खत्म कर देते हैं। उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो बालों को आप बार बार ब्लीच करके कलर करते हैं, एक उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक एनवायरमेंटल हैजर्ड भी है जो कि बाल को डैमेज करता है। इसके अलावा अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त। अगर हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो कि हार्मोन रिलेटेड हेयर लॉस है या कोई बीमारी अगर बालों में, उसको साइड पे रखते हैं, तो उसके अलावा जो सबसे मेजर कॉज है वो है डाइटरी डेफिशिएंसीज। लोग इस किस्म की डाइट कर रहे हैं आजकल वेट लॉस के चक्कर में पड़ के कि वो बिल्कुल प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं। जो आपका बिल्डिंग यूनिट है बाल का वो प्रोटीन है। स्किन का, हेयर का और नेल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक कम कर देंगे आपका बाल डेफिनेटली वीक हो जाएगा। इसके अलावा हमारी डाइट के अंदर जो डेफिशिएंसीज आती हैं उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसीज, B12 की डेफिशिएंसी, B6 की, बायोटिन, जिंक, ये तमाम डेफिशिएंसीज ऐसी हैं कि जो कि बाल को ना सिर्फ कमजोर करती हैं, गिराती हैं, बल्कि ग्रे भी कर देती हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम कैटलेज है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत अर्ली ग्रेइंग शुरू हो जाती है। और इस तमाम की अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी एक तो डाइट जो है वो बैलेंस रखें। अपनी डाइट के अंदर हर तरह की चीज को शामिल करें, मछली को भी शामिल करें, मूंगफली को भी शामिल करें, बादाम को भी शामिल करें। बादाम का तेल लगा लेने से बेहतर है कि आप बादाम रोज खाएं ताकि आपकी डेफिशिएंसीज पूरी हो। मछली का आप इस्तेमाल अपनी खुराक में करें, अंडे का इस्तेमाल अपनी खुराक में करें, सोयाबीन का इस्तेमाल अपनी खुराक में करें। उसके बाद बारी आती है तेल की, सप्लीमेंट्स की और लगाने वाले जो देखिए ना, जो चीजें डॉक्टर अमला हम खाएंगे वो हमारी बॉडी को ज्यादा जल्दी और डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ये भी इशू होता है कि डेंड्रफ होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, जल्द खुश्क हो जाती है, तो उसके लिए वो फिर क्या होता है? जी, जैसे डॉक्टर अमला ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि इसमें जो इसकी वन ऑफ द ट्रीटेबल कॉज है वो डेंड्रफ है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने जिस भी इलाके में हैं अपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से दिखाएं और फिर उसका ट्रीटमेंट लें। हमारे यहाँ बालों की या कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब आजकल कमरों में और हर गली मोहल्ले में लोग बालों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनमें कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी शामिल है। तो आपको पता है कि इसमें अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए तो एक सिंपल प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। ये भी चीज़ होती है, धूल मट्टी, धुआं, इन चीज़ों से भी बाल खराब होते हैं। और सेकेंडली है कि लोग जो मुस्तकिल हेलमेट पहनते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं, गंजेपन का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तो उसकी वजह क्या होती है? पसीने की वजह से होता है? आमतौर पे कोई भी फैक्टर जिसमें डाइटरी फैक्टर्स भी हैं और लोकल फैक्टर्स भी हैं, वो सब बालों के गिरने का बायस बनते हैं। जिस तरह बाज़ लोगों को क्रॉनिक साइनोसाइटिस या नाक में फ्लू वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उससे उनके बाल बहुत जल्दी ग्रे या जो सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी कि इसका मेन सफ़ेद होने का बालों का जेनेटिक जीन से ताल्लुक़ है। और इसका प्रूफ ये है कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगर हम पीछे से कोई सफ़ेद बाल लें और उसको काले बाल की जगह पे लगाएं तो वो दोबारा सफ़ेद बाल ही निकलता है। इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो जेनेटिक मेमोरी है वो वही रहती है। सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर ईसा, बहुत ज़्यादा रूखे बाल हो जाते हैं, बहुत ड्राई, डैमेज और रफ लुक आती है, तो उसको जो है ना वो स्लीक लाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए। देखें, जो बाल आपके बहुत ज़्यादा ड्राई या जिसे हम कह सकते हैं सादी ज़बान में कि जी झाड़ू वाले बाल हो गए हैं या बम फटे बाल हो गए हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उनको थोड़ा सा मुलायम करने के लिए और थोड़ा सीधा करने के लिए दो बड़ी आसान चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं। एक तो एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक प्याला सा ले लें, जिस तरह ये एलोवेरा जेल है, और इसके अंदर आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल को ऐड करना है। ये दो चीज़ें हैं। आप नहाने से पहले पूरे बालों को लगाकर और कॉम्ब से सीधा करके इसको 25-30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए और इस तरह आपके बालों के अंदर सॉफ्टनेस भी आएगी। दूसरा जो इशू है डैंड्रफ का, ये बड़ा अहम है। देखिए, जब आपकी ज़मीन में ख़राबी होती है तो फिर आपकी फसल ज़रूर ख़राब होती है।
और दूसरा इसके अलावा एक इशू है जो रूट से ऑयल निकलता है। अब जिसके सर से अपना ऑयल इतना निकल रहा है वो फिर मजीद अगर ऑयल अपनी मर्जी से लगा रहा है तो एक और नुकसान होता है। तो इसमें डैंड्रफ के लिए जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है वो आपके घर में आपके इर्द गिर्द आसानी से मिल जाती है, वो है नीम का ऑयल। नीम का ऑयल सस्ता भी है। अगर आपको डैंड्रफ है तो इसमें आप मस्टर्ड यानी कि 2 हिस्सा नीम का ले लें, 1 हिस्सा मस्टर्ड का ऑयल ले लें, ये दोनों मिक्स करके आप अपने बालों को लगाएं, डैंड्रफ के लिए अच्छा है। और खुदारा केमिकल ये जो डैंड्रफ के लिए शैम्पू मिलते हैं ये वक्ती तौर पे तो आपको रिलीव करेगा लेकिन बालों को मजीद खराब करेगा, क्योर नहीं करेगा। और नीम का तेल जैसा मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है तो उसमें ठंडा भी होता है ये कहा जाता है। ईसा भाई बहुत अच्छे ऑयल्स हैं ये, जी बिल्कुल बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। इसके अलावा अगर आप सपोज करें कि आपके बालों का वॉल्यूम कम हो गया है, आप अपने इनटेक का तो ख्याल रखेंगे लेकिन आप चाहते हैं मेरे बाल जरा रीग्रोथ हो जाएं, तो ये 2 ऑयल मैंने रखे हैं। 100 ml इसमें जो है वो ऑलिव ऑयल है और 50 ml जो है इसमें कैस्टर ऑयल है, यानी कि जैतून का तेल और अरंडी का तेल जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। ये 100 और 50 ml लेने के बाद ये आपके घर में लहसुन इतना पूरा पीस लेके इस ऑयल के अंदर डालकर इसको पकाएंगे। जब ये लहसुन पूरा जल जाएगा तो इसको आपने छान कर ठंडा करके बोतल में रखना है और वीक में एटलीस्ट 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। इससे आपके बालों की रीग्रोथ बेहतर होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अमला, एक और चीज़ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो भी ड्रायर डैमेज करता है बालों को, उसकी वजह से गिरते भी हैं। आजकल मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, कैरेटिन वगैरह हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप कितने टाइम के बाद ले सकते हैं और क्या वो डैमेज तो नहीं करते हैं बालों को? इसके बारे में ज़रा बताइएगा मज़ीद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं हमेशा ये जो कैरेटिन ट्रीटमेंट है, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इनको मैं कभी भी फेवर नहीं करती हूँ। मेरा अपना कहना और मानना ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरल बालों का जो स्ट्रक्चर दिया है उसको अगर आप चेंज करेंगे केमिकली तो ऑफ कोर्स आप बहुत बड़ा डैमेज करेंगे बाल को। और जब लड़कियां ऐसी चीज़ें करवा के आती हैं ख़वातीन, तो उसके बाद वो क्या कहती हैं कि 3 या 4 दिन तो बाल को धोना ही नहीं है, वो केमिकल लगा रहेगा उसके ऊपर, वो प्रॉपर उसके ऊपर आयरन करते हैं, मतलब उसको हीट ट्रीटमेंट भी देते हैं। उसके बाद 3-4 दिन तो आपने वॉश ऑफ ही नहीं करना होता। तो वो आप सोचें कि केमिकल ने कितना ज्यादा डैमेज किया आपके बाल को जब वो 3-4 दिन आपके बालों के ऊपर लगा रहा है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि इसके बाद जैसे ही लोग इसको बाल को वॉश ऑफ करते हैं 2-3-4 दिन या हफ्ते के बाद या महीने के बाद मैक्सिमम, वो कहने लग जाते हैं कि हमारे बाल टूट रहे हैं, हमारे बाल बहुत तक गिर रहे हैं और हमारा बाल रूखा होने लग गया, जान उसके अंदर से खत्म होने लग गई है, बेजान हो जाता है बाल। ये सॉरी, ये तमाम इसलिए चीज हो रही होती है कि ये तमाम का तमाम उसमें केमिकल डैमेज कर दिया आपके बाल को, केमिकली उसने जला दिया एक तरीके से आपके बाल को, उसने उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है पूरी की पूरी रिमूव कर दी है। तो इस तरह की चीजों से प्लीज जितना बचा जा सकता है वो बचे। अगर आपने कोई स्टाइलिंग करवानी है तो जो टेम्पररी स्टाइलिंग है वो बेहतर है, मतलब कि अगर आप किसी शादी पे जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं, तो अगर आप कोई स्टाइलिंग करवा लें कोई ड्रायर, ब्लो ड्रायर के साथ या हीट के साथ या स्ट्रेटनिंग टेम्पररी करवा लें, वो बेहतर है कंपेयर टू कि हमें तो जी रोज करना पड़ता है, तो उससे बेहतर है हम केमिकली इसको ट्रीट कर लें। ये बिल्कुल गलत तरीका कार है। सबसे पहले तो ये ना करें। दूसरी बात, इसकी वजह से बाल परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जब वो आप केमिकल बालों में लगाते हो और अगर वो स्कैल्प को डैमेज कर देता है या आपकी रूट को डैमेज कर देता है, तो आप अपने बाल को ना सिर्फ आप उसकी सरफेस को खराब कर रहे हो बल्कि आप उसकी रूट को भी डैमेज कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे केसेस हमें कम देखने में मिलते हैं, बट डेफिनेटली ऐसे केसेस भी देखने में आते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब जब हम शैम्पूज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये जब चूज कर रहे हो तो किस चीज का ज्यादा ख्याल रखा जाए कि ये मेरे बालों को कम से कम डैमेज करेगा या ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा? जी चूँकि ये एक कमर्शियल इंडस्ट्री है तो आपको यहाँ पे हर किस्म की दवाइयाँ और शैम्पूज मिल जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग, क्योंकि इन शैम्पूज में ख़ास तौर पे जो कुछ सब्सटेंसेस हैं जिस तरह बायोटिन है, मतलब अगर तो बालों में डैंड्रफ है तो वो तो फिर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, वरना ऐसे शैम्पूज जिनमें बायोटिन, जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा हो, उसमें कंटेंट ज़्यादा हो, वो आपके बालों के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन शैम्पू को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली हफ्ते में अगर 2 या 3 मरतबा भी वो यूज़ हो जाएं तो काफ़ी होता है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी कि सिर्फ 2 दवाइयाँ ऐसी हैं
आपको मिलता तो बहुत ज़्यादा है कि जो कि FDA अप्रूव्ड हैं, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। एक दवाई जिसका नाम माइनॉक्सिडिल है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो पहले ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए आई, लेकिन लोगों ने देखा कि उस पर लोगों के बाल ग्रो कर गए, तो अब उसकी टॉपिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सही। लेकिन एक और अब जो नया एडवेंट ऑफ ट्रीटमेंट है, इट इज़ कॉल्ड PRP, जिससे जो आपके कोर्स हेयर हैं और जो मिनिमल हेयर हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आप ही का पेशेंट का ही ब्लड लेके सही उसको एक ख़ास तरीके से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और उसमें क्लेम ये करते हैं कि जो बालों के लिए ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स हैं वो उसमें आ जाते हैं, और फिर हम वो इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये किसी तरह भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे हेयर ट्रांसप्लांट को रिप्लेस किया जाए। ठीक है, चलें ईसा भाई, वेरी क्विकली आप क्या बताएंगे कि किस तरह से जो है बालों की केयर की जा सकती है? मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है, तो अब इस मौसम में कैसे केयर करना है? पसीना वगैरह भी आता है बालों। देखें जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें बालों की सफाई तो रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने कि आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, अगर आपके घर में कोई भी ब्रांड है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप किचन में से कोई भी प्लेट उठाकर आप शैम्पू थोड़ा सा रख के धोएंगे तो इंशाल्लाह बर्तन धोने के लिए आपको विम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी अम्मी दादियाँ ये आंवला, सिकाकाई, रीठा जो इस्तेमाल करती थी, इनसे बने हुए शैम्पू आज अवेलेबल है मार्केट में, नेचुरोपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं, आप बना भी सकते हैं। एक तो ये करें, दूसरा आप ख़ास तौर पर अपने ब्रेकफास्ट का ख्याल रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें। अगर आप समझते हैं कि आपके बाल अब गंजे हो रहे हैं, आपके बालों का रुआं मौजूद है, तो अब भी चांस है उसको सही करने के लिए। ये एलोवेरा का एक प्याला आपके सामने है, इसमें 1 टीस्पून मैंने आंवला डाला है, 1 टीस्पून मैंने रीठा डाला है, 1 टीस्पून मैंने सिकाकाई डाला है, लेमन ड्राई उसका भी 1 टीस्पून मैंने डाला है, मेथी दाना भी 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका पेस्ट बनाकर आप अपने बालों पर लगाएं जिस तरह मेहंदी लगाई जाती है, और इसको 1 घंटे तक रखें। ये आपके उन बारीक बारीक बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को थिक करता है। ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त टिप्स आपने दिए डॉक्टर अमला। आपकी क्विकली टिप्स क्या होंगी, क्या कर सकते हैं अभी इस मौसम? जी हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए यही है कि जो आपके बाल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। जिस तरह से डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ऐसे शैम्पूज भी मिलते हैं, ऐसी दवाइयाँ भी मिलती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है हेयर फॉल की तरफ आपको लेके जाने में। खासतौर पर जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं उनके अंदर जो एंड्रोजेनिक जो हेयर फॉल बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है, तो जो ऑयली बाल है और जो खुश्की वाला मसला है उसको तो फ़ौरन से पहले एड्रेस करना चाहिए। फिर डाइट अपनी अच्छी रखें, जिस तरह मैंने बताया बैलेंस डाइट, और ऑफ कोर्स PRP एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है जो भी डॉक्टर फरीद ने बताया। इससे बाल आपका ग्रो भी करता है, जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो बेहतर भी होते हैं। और इसके अलावा बहुत से हमारे पास इस वक्त सप्लीमेंट्स मौजूद है जो हम इसी तरीके से बालों में इंजेक्ट कर सकते हैं और बालों की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी एक और ट्रीटमेंट है जिसमें हम बालों से ही स्टेम सेल्स लेके उसको जब हम ट्रीट करते हैं, ये मोर और लेस PRP की तरह ही बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। इससे बालों की ग्रोथ बहुत बेहतर। सही, तो इस मौसम में खास तौर पर ये ज़रूरी है कि एक तो अच्छी डाइट लें, साफ सुथरे अपने बाल रखें और उनका ख्याल रखें, और नेचुरल चीज़ों पे भी ज़रा ज़्यादा इन्हिसार करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे ईसा भाई और डॉक्टर अमला भी मौजूद। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।